हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। देखिए क्लास 11th में हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज का लेक्चर नंबर 17 आज डील करेंगे। लेक्चर नंबर 17 में लेक्चर नंबर 15 में क्या पढ़े थे याद है आपको? गुणोत्तर श्रेणी की बेसिक परिभाषा बनाए थे, गुणोत्तर श्रेणी के अनुपद बताए थे, कुछ सवाल कराए थे। कल की क्लास में हम लोग क्या पढ़े? गुणोत्तर श्रेणी के अंत से अनुपद, गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल, फिर गुणोत्तर श्रेणी का जब अंतिम पद ज्ञात हो तब जोड़ना। एक कॉन्सेप्ट जाते जाते और बताया था, गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योगफल। जल्दी से मुझे बताइए, गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पद कब जोड़े जा सकते हैं? जब r का मान 1 से कम। अब देखिए ये सब लड़के जो नए बराबर आ रहे हैं शुरुआत से क्लास, वो चिल्ला रहे हैं, बाकी बहुत उदास बैठे हैं। कृपया उदास ना बैठे, सारी समस्या आपकी डील हो जाएगी। हाँ, तो क्या चर्चा चल रही थी? कल की क्लास में हम बताए थे गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योगफल कब जोड़ा जा सकता है? जब r का मान 1 से कम। हेडिंग डालिए, गुणोत्तर श्रेणी का हेडिंग लगानी है गुणोत्तर माध्य। छोटी सी हेडिंग लगा दीजिए, गुणोत्तर माध्य। गुणोत्तर माध्य समझाता हूँ भाई इसको। आज हम लोग बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल करेंगे, मजा आएगी आज। हेडिंग लिखेंगे गुणोत्तर माध्य, ज्योमेट्रिक मीन। इंग्लिश से पढ़ते हैं ज्योमेट्रिक मीन। अब सुनो फिर से, मैं एक बात सबको, देखिए ऑनलाइन ऑफलाइन बच्चों को बोल रहा हूँ, जो नया बच्चा आया है बिल्कुल ना डराएं। समझ में आ गया? हमने आपको मोबाइल नंबर दिया है, प्ले स्टोर में जाके एप्लीकेशन डाउनलोड करें, बात खत्म। मुझसे बात करें डायरेक्ट। आप क्यों टेंशन ले रहे हो यार? मैं अपना पर्सनल नंबर आपको शेयर करता हूँ, बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। अभी आपको समझ में आने वाला है। जितने लेक्चर छूटे हैं तुरंत आप पढ़ना शुरू कर दे पीछे से। देखो गुणोत्तर माध्य क्या होता है, इंग्लिश में बोलते हैं ज्योमेट्रिक मीन। अब देखिए जरा दिमाग लगाइए, गुणोत्तर श्रेणी किसे कहते हैं? एक ऐसी श्रेणी जिसके प्रत्येक पद के पूर्व गुणा या भाग करने से बनती है, उसे क्या कहते हैं? गुणोत्तर श्रेणी। जैसे सपोज दैट, जिन लोगों को ना पता हो तो मैं बता दूं कि गुणोत्तर श्रेणी किसे कहते हैं। सपोज दैट जैसे मैं पहला पद 3 ले लिया, ठीक, और मैं कहूँगा कि नियत संख्या 2 है, तो आप 2 का गुणा करते चले जाओ या 2 का भाग करते चलो जाओ। जिसमें 2 का गुणा करूँगा तो 6 में 2 का गुणा, फिर 48 गुणे 2, अर्थात एक गुणोत्तर श्रेणी बन गई। यदि भाग करके जाता तो ऐसी श्रेणी बनती। 3 में 2 का भाग होता तो 3/2, फिर 2 का भाग होता तो फिर 2 का भाग, फिर ऐसे बनती। क्या क्लियर हो भाई? तो एक ऐसी श्रेणी जिसके प्रत्येक पद के पूर्व एक नियत संख्या का गुणा या भाग करने से बनती, उस श्रेणी को गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं। तो ये गुणोत्तर श्रेणी है कि नहीं? अब गुणोत्तर माध्य किसे कहते हैं बताता हूँ। देखो ये श्रेणी बढ़ते क्रम में कि घटते क्रम में? इसका मतलब सारवनपात 1 से बड़ा होगा। इसका प्रथम पद सारवनपात को किससे व्यक्त करते हैं? r से। कैसे निकालते हैं? कोई पद बटे ठीक उससे, तो 6/3 बराबर 12/6, अर्थात ये नियत संख्या जो हमेशा बदलती नहीं, इसलिए गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं। अब समझिएगा, जरा दिमाग लगाइए। अब ध्यान से सुनिएगा, बहुत सीरियस होकर सुनेंगे। मैं आपके सामने 3 राशियां ले रहा हूं, 2, 4, 8। क्या सुन पा रहा? क्या ये जीपी में है? गुणोत्तर श्रेणी है? कैसे पता चला? 4 में 2 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा? और 8 में 4 का 2, तो ये कौन सी श्रेणी है? जीपी। जीपी मीन्स ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। हिंदी में क्या पढ़ते हैं? गुणोत्तर श्रेणी। समांतर श्रेणी को इंग्लिश में क्या पढ़ते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एपी पढ़ते हैं। अरे एपी और ये जीपी, एचपी आने वाली है 1-2 दिन बाद, सिलेबस में नहीं पढ़ाऊंगा। लेकिन अब सुनना, यदि 3 राशियां गुणोत्तर श्रेणी में हैं तो मध्य की राशि, ये मध्य की राशि क्या है? गुणोत्तर माध्य। यही तो समांतर श्रेणी में भी होता था, गुणोत्तर माध्य है। किसका? अर्थात गुणोत्तर माध्य है। गुणोत्तर माध्य 4 है, किसका? 2 और 8 का। इसका मतलब कि यदि 3 राशियां गुणोत्तर श्रेणी में हैं तो मध्य की राशि शेष 2 राशियों का गुणोत्तर माध्य होता है। यदि 2, 4, 8 गुणोत्तर श्रेणी में हैं तब 2 और 8 का गुणोत्तर माध्य
4 होगा। तथा गुणोत्तर माध्य को शॉर्टकट में किससे पढ़ेंगे? GM से। G मीन्स ज्योमेट्रिक, M मीन्स मीन। हिंदी में क्या पढ़ते हैं? गुणोत्तर माध्य। अब भी नहीं समझ में आया? जरा दिमाग लगाइए। देखो 10 में 10 का गुणा कराओ, 10 में 10 का गुणा कराओ 100, फिर 100 में 10 का गुणा कराओ 1000। समझ में आ गया? तो ये क्या है? गुणोत्तर माध्य। किसका? 10 और 1000 का। अब भी नहीं क्लिक किया? आ गया समझ में? तो गुणोत्तर माध्य किसे कहते हैं? यदि 3 राशियां GP में हो तो बीच वाली राशि शेष 2 राशियों का गुणोत्तर माध्य कहते हैं, जिसे GM से व्यक्त करते हैं। क्या किसी को कोई दर्द? बोलो, लिख डालिए। यदि 3 राशियां, हाँ बनाइए, हेडिंग के नीचे डिफिनेशन लिखें। यदि 3 राशियां गुणोत्तर श्रेणी में हैं, यदि 3 राशियां GP में हैं तो मध्य की राशि शेष 2 राशियों का गुणोत्तर माध्य होता है। यदि 3 राशियां GP में हैं तो मध्य की राशि शेष 2 राशियों का गुणोत्तर माध्य होता है। यदि 3 राशियां GP में हैं तो मध्य की राशि शेष 2 राशियों का गुणोत्तर माध्य होता है। तथा गुणोत्तर माध्य को लग गया GM से व्यक्त करते हैं। तथा गुणोत्तर माध्य को GM से व्यक्त करते हैं। इस GM को आप थोड़ा सा हाईलाइट पेन से लिख लीजिएगा, मतलब ये दिखे। आप चाहें तो लाल पेन से भी लिख सकते हैं। डिफिनेशन आपको समझ में नहीं आई क्या? आ गई। सुनना, गुणोत्तर माध्य की परिभाषा क्या होती है? यदि 3 राशियां GP में हैं तो बीच की राशि शेष 2 राशियों का गुणोत्तर माध्य होता है। जैसे एग्जाम्पल देते हैं, जैसे 2, 4, 8, ऐसे। यदि ऐसे, जैसे नंबर 1 पे लिख रहा हूँ, यदि 2, 4, 8 GP में हैं तो 2 तथा 8 का गुणोत्तर माध्य क्या लिखूं? बोलो, 4 होगा। समझ में नहीं आ गया? बोलो। दूसरे नंबर पे लिखेंगे, यदि 10, 100, 1000 GP में हैं तो 10 तथा 1000 का, तो 10 तथा 1000 का गुणोत्तर माध्य, बताओ क्या लिखूं? 10 तथा 1000 का गुणोत्तर माध्य 100 होगा। एक बेसिक सी बात पकड़ लेता हूं, यदि आप बता दो, यदि x, y, z GP में हैं तो बोलो y क्या है? गुणोत्तर माध्य। किसका? तो x तथा z का गुणोत्तर माध्य क्या लिखूं? y होगा। बताइए, जितने क्लास में सारे स्टूडेंट बैठे हैं सबको समझ में आ गए कि नहीं? अब जो नए स्टूडेंट आए थोड़ा सा धैर्य रखें, क्योंकि आपके लेक्चर छूटे हुए हैं।
अभी आप 2 दिन पहले आ गए होते तो इतना दर्द नहीं होता, क्योंकि इसकी भी 2 दिन की थ्योरी छूट गई। 15-16 लेक्चर नंबर 15, लेक्चर नंबर 16, कोई बात नहीं, सब कवर हो जाएगा भाई, कुछ लेट नहीं हुआ अभी। आप चाहें तो मेहनत करके तुरंत आ सकते हैं। देखो यार, इसका मतलब गुणोत्तर माध्य किसे कहते हैं? यदि 3 राशियाँ गुणोत्तर श्रेणी में हैं, यदि 3 राशियाँ गुणोत्तर श्रेणी में हैं तो मध्य की राशि शेष 2 राशियों का गुणोत्तर माध्य होता है। इस गुणोत्तर श्रेणी किसे कहते हैं? गुणोत्तर श्रेणी कैसे पहचानोगे? बीच का अनुपात आपस में, अर्थात तीसरे पद को दूसरे पद से भाग करोगे, फिर दूसरे पद को पहले पद से भाग करोगे, फिर तीसरे पद को दूसरे से भाग करोगे, और अनुपात आपस में क्या हो? इसका इसमें भाग करो 2, इसका इसमें भाग करो 2। 100 भागे 10, 10, 1000 भागे 100, अंतर रेशियो बराबर है, इसलिए ये जीपी हो गई। इतना तो आप लेक्चर नंबर 15 में पढ़ चुके हैं। अब हेडिंग बनाइए जरा, हेडिंग बनाते हैं। 2 राशियों के बीच गुणोत्तर माध्य, 2 राशियों का गुणोत्तर माध्य ज्ञात करना। अगली हेडिंग बनाना है, मैं यही हेडिंग बना दो, ऊपर बना रहा हूँ हेडिंग। ये लिख गया कि नहीं सबका? सबका लिख गया? हाँ, लिखेंगे। हाँ, हेडिंग लिखिएगा 2 राशियों का गुणोत्तर माध्य। 2 राशियों का गुणोत्तर माध्य। ठीक है भाई, 2 राशियों का गुणोत्तर माध्य। हाँ, ये हेडिंग को समझना भाई, ये क्या चल रहा है देखें। अच्छा, जरा सुनिएगा। यदि 10, 100, 1000, 10, 100, 1000 किसमें है? आर इन जीपी। आर माने हैं, इन माने में, जीपी मीन्स गुणोत्तर श्रेणी में है, तो ये क्या है? गुणोत्तर माध्य। तो मैं क्या लिखूंगा? 10 और 1000 का जीएम बराबर, जीएम का मतलब गुणोत्तर माध्य। नहीं समझे? उल्टा समझो। जिस दिन मैं कहूंगा कि 10 और 1000 का गुणोत्तर माध्य जीएम है, तो कितने लोग समझ जाएंगे कि इस जीएम को बीच में बैठना पड़ेगा। नहीं समझ में? सबको समझ में? हाँ, बिना बोले समझ में आ गया। ठीक। यदि 2 राशियों का गुणोत्तर माध्य 100 है, तो निश्चित रूप से इन दोनों के बीच में जिस दिन 100 लिख जाएगा तो 3 राशियां दिखेंगी। वो 3 राशियां किस में होंगी? अब भी नहीं समझ में? यदि मैं आपसे कहूं कि 2 राशियां ए और बी का, जरा सुनिएगा, ए और बी का जीएम गुणोत्तर माध्य कैपिटल जी है, तो ए और बी का गुणोत्तर माध्य क्या है? कैपिटल जी। इसका मतलब 100% इस जी को कहां भरना पड़ेगा? बीच में, तभी तो गुणोत्तर श्रेणी बनेगा। इसका मतलब क्या आ गया? ए कामा जी कामा बी, आर इन जीपी। कितने लोगों को समझ में आ गया? नहीं है समझ में? सबको आ गया समझ? आप लोगों के हाथ कटवा दिए गए हैं क्या कुछ लोगों के? हाँ, जो हाथ ना ऊंचा करे उनका पड़ोसी पकड़ के ऊंचा कर दे भाई, बगल वाला। आ गया समझ भाई? हाँ, चलो मजाक अपनी जगह में, समझ में आ गया। यदि मैं कहूँगा कि एक्स वाई का गुणोत्तर माध्य, सुनना, एक्स वाई का गुणोत्तर माध्य जी है, तो आप क्या बताओगे? एक्स जी को बीच में भर दोगे, क्योंकि गुणोत्तर माध्य को बीच में भरने का हक है। आ गया समझ में? तो लिखेंगे माना, आ गया समझ में? आ गया ना बेटे समझ? माना 2 राशियां स्मॉल ए तथा स्मॉल बी, माना 2 राशियां स्मॉल ए और स्मॉल बी का गुणोत्तर माध्य कैपिटल जी है। मान लिए कि 2 राशियां हैं स्मॉल ए स्मॉल बी, उनका गुणोत्तर माध्य कैपिटल जी है। अब सुनिए, देखो उल्टा सुनिएगा। यदि मैं कह देता कि ए जी बी गुणोत्तर श्रेणी में है, गुणोत्तर श्रेणी में है, तो आप चिल्ला चिल्ला के कहते कि ए तथा जी का गुणोत्तर माध्य जी है। नहीं समझ में आया? तो यदि उल्टा लिखा है कि ए और बी का गुणोत्तर माध्य जी है, तो आज से तुरंत समझ जाएं कि अतः, बोलो, ए कामा जी कामा बी किस में है?
गुणोत्तर श्रेणी में है। क्या समझ में सबको आ गया? किसी को कोई दिक्कत? अब सुनना जरा, देख लीजिए, बाद में लिखिएगा थोड़ा सा। हाँ, आराम से पढ़ते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है। 8-10 लेक्चर में श्रेणियाँ ख़त्म कर देंगे। ख़त्म होने दीजिए, लेक्चरों की गिनती नहीं करनी, हमें पढ़ाना अच्छा है। अब सुनना, ये गुणोत्तर श्रेणी में है, जरा खोपड़ी लगाना। 10, 100, 1000 किसमें है भाई? जीपी। जीपी का मतलब 100 भागे 10 बराबर 1000 भागे 100। क्या गलत लिखा कि सही लिखा? यदि जीपी है तो इधर इधर की वैल्यू आपस में, तो 100% मैं इसको क्या लिखूं? जी बटा ए बराबर बी बटा जी। क्या आपको क्लिक किया बात ये? यदि तीनों जीपी में है तो जीपी का कॉन्सेप्ट क्या होता है? इसका इसके साथ भाग लगाऊं और इसका इसके साथ भाग लगाऊं और दोनों की राशियां वैल्यू क्या हो? बराबर हो। इसको हम क्या पढ़ते हैं? सार्वनुपात। ये लिख डालिए। अब समझ में नहीं आया क्या? बराबर क्यों लगाया? समझ में आ गया? अरे यदि जीपी में है तो दूसरा पद भागे पहला पद बराबर तीसरा पद भागे बराबर आएगा। देखो इधर 10 आ रहा है, इधर 10 आ रहा है। इसका मतलब दिख नहीं रहा कि वैल्यू क्या आ रही है, लेकिन ये 100% LHS बराबर RHS होगा। अब भी नहीं समझ में आया, क्योंकि इसे कहते हैं सार्वनुपात, और सार्वनुपात श्रेणी का कभी बदलता वो नियत रहता है। क्लियर हो गया भाई? हाँ भाई, क्या मैं अपनी बात आगे प्रस्तुत कर दूं? अब ध्यान सुनना। क्या तिर्यक गुणा आपसे बनता है? ये क्या दिख रहा है? G² बराबर G बराबर √AB। इसका मतलब अतः A तथा B का गुणोत्तर, ये क्या कर रहे हो यार? गुणोत्तर माध्य G बराबर √AB। हाँ, इसको जल्दी से कॉपी करो। A तथा B का गुणोत्तर माध्य √AB। कितने लोग समझ गए? सबको समझ में आ गया? हाँ, अब देखिए, ध्यान से देखना। A और B का गुणोत्तर माध्य √AB समझ में आ गया? A और B का समांतर माध्य क्या होता है? समांतर माध्य जो पढ़ा चुके हैं, A + B बटे 2। तो दो राशियों का समांतर माध्य, दोनों राशियों को जोड़ के 2 का भाग लगाना है, और दो राशियों का गुणोत्तर माध्य उन दोनों राशियों के गुणनफल के वर्गमूल के। किसका गुणोत्तर माध्य है? A और, तो जिसका गुणोत्तर माध्य ज्ञात करना हो, दो राशियों को गुणोत्तर माध्य ज्ञात करना, तो दोनों का क्या करोगे? गुणा, अब फिर उसका क्या लोगे? वर्गमूल। इसका मतलब दो राशियों का गुणोत्तर माध्य उन दोनों राशियों के गुणनफल के वर्गमूल के बराबर होता है, जिसे कैपिटल जी से व्यक्त करते हैं। चलिए, कोई हाईलाइट पेन उठाइए या काले पेन से लिखिए, इन्वर्टेड कामा के अंदर ऐसे इन्वर्टेड कामा लगाइए और लिखिए डेफिनेशन। ये दो राशियों का गुणोत्तर माध्य लिखेंगे। मैं बोले दे रहा हूँ, मैं क्या लिखूँ यार? दो राशियों का गुणोत्तर माध्य, 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 फिर से बोल रहा हूं, दो राशियों का गुणोत्तर माध्य दोनों राशियों के गुणनफल के, दोनों राशियों के गुणनफल के, दोनों राशियों के गुणनफल के वर्गमूल के बराबर होता है। दोनों राशियों के गुणनफल के, दोनों राशियों के गुणनफल के वर्गमूल के बराबर होता है, जिसे कैपिटल जी से व्यक्त करते हैं, जिसे कैपिटल जी से व्यक्त करते हैं। लिखिए भाई, जिसे कैपिटल जी से व्यक्त करते हैं। ये बात तो क्लियर हो गई भाई? अब आगे समझा रहा हूँ, जरा ध्यान सुनना भाई। अब मैं रीमार्क्स लिखूंगा। रीमार्क्स को हिंदी में पढ़ते हैं टिप्पणी,
ठीक, अब आप मुझे बताइएगा, ठीक, 2 तथा 8 का गुणोत्तर माध्य, वो 4 तो आया, लेकिन गुणोत्तर माध्य जी बराबर कैसे भरेंगे, अंडर रूट 2 गुणे 8 बराबर अंडर रूट 16। अच्छा, कितने लोगों को पता है 16 अंडर रूट पॉजिटिव क्वांटिटी, कितने लोगों को पता, नहीं पता तो आज सुन लीजिए। रूट के अंदर जो भी वैल्यू देता है, रूट हमेशा उत्तर कितना देता है, धनात्मक देता है, अर्थात कभी भी इसको +-4 ना लिखें, नहीं समझ में। अंडर रूट हमेशा उत्तर क्या देता है, पॉजिटिव, कभी उत्तर अपना निगेटिव नहीं देता, इसलिए इसका उत्तर कितना आ गया 4। तो क्या 2 8 का गुणोत्तर माध्य 4 नहीं होता, क्योंकि जब तक 4 को बीच में नहीं बैठाऊंगा तो 2 4 8 जीपी में नहीं बैठेंगे। क्या क्लियर हो गया? इसका मतलब फंडा क्या लगा, 2 राशियों का गुणोत्तर माध्य ज्ञात करने के लिए दोनों राशियों को गुणा करके क्या ले लेंगे, वर्गमूल ले लेंगे। अरे बोल क्यों नहीं रहे हो? हाँ चलिए लिख लीजिए। ये भाई आपको समझ में नहीं आई क्या बातें, आगे समझो। अब आप बताइएगा, ए तथा बी का गुणोत्तर माध्य जी बराबर, बोलो क्या आएगा, रूट, बोलो ए बी। तीसरे नंबर में पी तथा, फारसी समय खराब करा रहा हूँ, का गुणोत्तर माध्य जी बराबर क्या लिखूँ, पी क्यू का गुणोत्तर माध्य क्या होगा, पी रूट पी क्यू। क्या समझ में आ गया? तो 2 राशियों का गुणोत्तर माध्य दोनों राशियों के गुणनफल के वर्गमूल के बराबर होता है। अब अगली हेडिंग पे आते हैं। हाँ, इतना कॉपी कर लें सब लोग। सभी स्टूडेंट यहाँ तक कॉपी कर लें। अच्छा, जो आज मेरे साथ नए बच्चे जुड़े हैं उनको भी थोड़ा बहुत हवा लग रही आएगा, सब परेशानी यार, समझ में कैसे नहीं आएगा? ये तो इम्पॉसिबल घटना होगी कि कोई चीज़ समझ में ना आए। क्लासें छूटी हैं तो उसके लिए आप देख सकते हैं वीडियो, इसीलिए मैं वीडियो बना के रखा हूँ कि आप देख लो भाई। पंखा ना बंद करो, मैं कुछ व्यवस्था कर रहा हूँ, लाइट बंद किए दे रहा हूँ, रहने दीजिए, चलने दीजिए बंद। लाइट ऑफ कर दी हूँ, दिख रहा है ना सबको? अरे लिखने में तो दिख रहा है, नहीं दिख रहा? क्या नहीं दिख रहा? हाँ लिखेंगे, 2 राशियों के बीच, अगली हेडिंग पे आ जाओ, 2 राशियों के बीच n गुणोत्तर माध्य ज्ञात करना। हेडिंग लगाना है भाई, 2 राशियों के बीच n गुणोत्तर माध्य पद ज्ञात करना या माध्य ज्ञात करना। 2 राशियों के बीच अब n गुणोत्तर माध्य आप रखेंगे। इसके मैं कुछ क्वेश्चन भी आज कराऊंगा ताकि आपको फार्मूले की प्रैक्टिस आए कि इस फार्मूले को कैसे प्रयोग में लाना है भाई गणित पे। देखो यार, अब क्वेश्चन कैसे आएंगे, 2 राशियां दे देगा, उनके बीच यदि एक गुणोत्तर माध्य पूछे, यदि 2 राशियों के बीच एक गुणोत्तर माध्य हो तो उसका फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट ए बी। नहीं आया समझ? अभी 2 पूछ लेगा तो ए और बी के बीच मान लेंगे, देखो अभी लिखना नहीं, मान लिया मैंने ए और बी, जरा दिमाग लगाना, ए और बी 2 राशियां हैं, ए और बी, इनके बीच यदि 2 गुणोत्तर माध्य है तो G1 G2 भरोगे आप, बोल क्यों नहीं रहो? यदि एक है तो केवल जी भरा जाता है, यदि 2 राशियों के बीच एक गुणोत्तर माध्य है तो केवल जी भरेंगे। जी का फार्मूला भी कर चुके हैं ना यार। यदि 2 है तो क्या भरोगे, 3 है तो G1 G2 G3 डाल दोगे, n है तो G1 से लेकर Gn तक डालोगे। अब n में मैं डेरिवेशन कराऊंगा, 4 पूछे तो आप बीच में 4 डाल देना, 10 पूछे तो 10 डाल देना। तो हम लिखेंगे माना, ये ना लिखिएगा, लिखना ये माना 2 राशियां, माना 2 राशियां A तथा B के बीच n गुणोत्तर माध्य, माना 2 राशियां A तथा B के बीच माना 2 राशियां A तथा B के बीच n गुणोत्तर माध्य
क्रमशः क्या लिखूं, G1 बोलो, G2, G3, G4 डॉट डॉट Gn है। माना दो राशियां a तथा b के बीच n गुणोत्तर माध्य क्रमशः G1, G2, G3 डॉट डॉट Dn Gn लिख गया भाई। अब सुनना, गुणोत्तर माध्य को हमेशा, कॉन्सेप्ट पकड़ना मैं क्या कर रहा हूँ, गुणोत्तर माध्य को हमेशा दोनों राशियों के बीच भर देते हैं। क्या करते हैं, दोनों के बीच में भर देते हैं। अब बीच में भरने से एक श्रेणी बनती है और वो श्रेणी का नाम क्या होगा, गुणोत्तर श्रेणी, क्योंकि गुणोत्तर माध्य डाले हैं। नहीं समझ में आ रहा, अभी अभी हमने क्या सीखा है, यदि दो राशियों के बीच एक गुणोत्तर माध्य है तो एक गुणोत्तर माध्य को बीच में भरते हैं तो तीन राशियां मिलती हैं, तो तीनों राशियां किस में चली जाती हैं, जीपी में। तो आप दो के बीच कितने भरेंगे, n भरेंगे। तो जैसे a और b के बीच इनको फंसाए, नहीं समझ में आया, तो कौन सी श्रेणी दिख जाएगी, गुणोत्तर श्रेणी लिखेंगे। अतः अब सुनना, अतः a कामा G1 कामा G2 G3 G4 G5 डॉट डॉट Gn कामा b आर इन Gp, तो गुणोत्तर श्रेणी में है, हिंदी में लिखना चाहोगे, गुणोत्तर श्रेणी में हैं, गुणोत्तर श्रेणी में हैं। अब देखना, दिमाग लगाना, देखो हेडिंग है दो राशियों के बीच n गुणोत्तर माध्य डालना है। सपोज दैट दो राशियां हैं a और b और इसके बीच G1, G2, G3 तीन गुणोत्तर माध्य पड़े हैं, तीन, तो तीन बीच में गुणोत्तर माध्य पड़े हैं, बीच में दो राशियां हैं, तो टोटल पद कितने हो गए, 5, क्योंकि तीन बीच में पड़े हैं, दो अगल बगल हैं। नहीं समझ में आया, यदि एक व्यक्ति को मैं यहाँ खड़ा कर दूं, एक व्यक्ति को थोड़ा सा आगे खड़ा कर दूं और दोनों व्यक्तियों के बीच 10 व्यक्तियों को और खड़ा कर दूं, तो टोटल व्यक्ति, बीच में दो व्यक्तियों के बीच में 20 को खड़ा करूं तो, और 100 को खड़ा करूं तो, n को खड़ा करूं तो n+2। नहीं समझ में आया, क्योंकि a और b के बीच कितने फंसे हैं, n, तो n में 2 और जुड़ गया, नहीं महसूस हुआ, शायद यहाँ से यहाँ तक 100 होते तो टोटल पर 102 होते, और 500 होते तो 502, तो पदों की संख्या में गुणोत्तर माध्य में 2 को जोड़ देना है, तो ये कितने गुणोत्तर माध्य हैं, n, n में 2 जुड़ गया, क्योंकि एक आदमी है एक आदमी है, तो कुल पदों की संख्या n+2। नहीं है समझ, कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या बराबर n+2। n+2वां पद क्या होगा, n+2वां पद क्या होता है, अंतिम पद। n+2वां पद बोले तो b, प्रथम पद बराबर a। अब पापी आदमी कौन है, बीच का जो रेशियो है उसको पता लगाना है, सार्व अनुपात, ये r मानते हैं भाई, सार्व अनुपात को हमेशा आप r मानेंगे। ये बेटा बात समझनी है कि b कहाँ से आ गया, श्रेणी में कुल पद कितने हैं, n+2, तो अंतिम पद n+2वां पद, n+2वां पद क्या है, b। जो बराबर क्लास ले रहे होंगे उन्हें कोई तकलीफ नहीं है, जो बीच में आए हैं कृपया ना डरें, आप लेक्चर नंबर 1 से जाएं, जो बीच में आए हैं भाई स्टूडेंट। आपको भी पता है पढ़ाई का एक नियम होता है, ऐसा थोड़ा होता है कि चाहे जहाँ से पढ़ दो, हर एक चीज़ का अपना अपना नियम है। अब सुने, दिमाग लगाना, n+2वां पद क्या है, b, तो लिखेंगे जीपी का, नाउ सुना दिमाग, जीपी का n+2वां पद, n+2वां पद। बताओ Tn+2 का सूत्र क्या होता है जीपी में, a इंटू आर की पावर n-1, और n की जगह n+2। अच्छा देखें सब लोग इधर देखें, Tn का फार्मूला होता है a r की पावर n-1, और n की जगह n+2, और n+2 में पद में लिखा क्या है, b लिखा है, तो यहाँ b लिख दूँ, यहाँ a लिख दूँ, यहाँ r की पावर n+1 लिख दूँ, ये b/a बराबर r की पावर n+1 हो जाएगा। अब देखो ध्यान से सुनिएगा, सब लोग अब अच्छी तरह से सुनेंगे मेरी बात को, यहाँ तक कॉपी कर लें सबसे पहले।
क्या मैं अपनी बात आगे बढ़ाऊं? अब सुनना, थोड़ा सा मुझे ये बता दीजिए, कहीं आर क्यूब बराबर बी बाई ए लिखा है ये, अच्छा आर स्क्वायर बराबर यदि बी बाई ए लिखा है, रफ कार है, लिखना नहीं भाई इसको, तो आर बराबर क्या होगा इधर? हाँ बी बाई ए, मतलब इधर की जो घात होती है जब राइट में आती है तो 1/2, एक में भाग लग जाता है, नहीं समझ में? तो ये अंडर रूट पढ़ा जाएगा, शायद ये घात 3 होती तो 10 होती तो यहाँ घात कितनी है? तो जब उधर जाएगी तो आर बराबर कितना बैठ गया, कोई बताएगा? बी बाई ए की पावर क्या लगाऊं? 1/, हाँ ये भी सीख लो, यदि पता होगा पहले से यार, सब चीज़ें नहीं पता क्या? ये नहीं पता था? अच्छा नहीं पता तो आज सीख लो, सीखने की कोई उम्र नहीं होती, अभी सीख लो। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया समझ में? ना आया समझ में तो यहाँ देखें एक बार मौका है, आर की पावर 20 बराबर बी बाई ए लिखा है, तो आर बराबर क्या होगा बोलो? बी बाई ए की पावर 1/20, तो यहाँ 1/n+1। अब भी फोटो, अब भी किसकी फोटो नहीं दिखी? अरे एक तस्वीर दिख गई, हाँ दिख गई तस्वीर। अब सुनो, अब अपना खोपड़ी लगाएं, देखो दिमाग लगाना, सुनो यहाँ से यहाँ तक कौन सी श्रेणी है ये? जीपी, और इसका इसी जीपी का ये ना तो डिब्बा बनाए ना तीर बनाए नोट्स में, वो मैं समझा रहा हूँ। इसका सार्व अनुपात कितना है? सार्व अनुपात कितना है? सार्व अनुपात क्या माने? बराबर आर, बोलो इसका रेशियो आर माने, तो श्रेणी का पहला पद ए तो दूसरा पद, जो आंखों से देख रहे हो जीवन, ए आर बोलो ना यार, श्रेणी का पहला पद ए है, तो दूसरा पद करने के लिए क्या करते हैं? रेशियो को गुणा करते हैं ना यार। अरे 2 को 2 में गुणा करेंगे 4 में 2 का गुणा करेंगे तो पहला पद कितना है? रेशियो कितना है? आर, तो ये कितना है? ए आर G2 ए आर स्क्वायर। तो हाँ एक ट्रेंड बना, इसका मतलब जीवन पहला गुणोत्तर माध्य है। खोपड़ी लगा ना भाई। अब देखो जो समांतर श्रेणी पढ़े हो वही कॉन्सेप्ट तो चल रहा है कि दूसरा चल रहा है? वही चल रहा है। जीवन श्रेणी का दूसरा पद है और पहला गुणोत्तर माध्य है, तो यदि किसी भी जीपी का पहला पद ए है तो दूसरा पद ए आर होगा, आर का गुणा ही तो किया जाता है, और फिर ये तीसरा, हाँ तो ट्रेंड पकड़ना, अब लिखना नहीं भाई, पहला गुणोत्तर माध्य, अभी कुछ ना लिखना, पहला गुणोत्तर माध्य क्या है बेटा? जीवन। अब कोई पूछे जीवन क्या है तो क्या बताओगे? पहला गुणोत्तर माध्य। और कोई कहा इधर आप थोड़ा सा बता, पहला गुणोत्तर माध्य और कुछ होता है क्या? तो बता देना, हाँ होता है श्रेणी का दूसरा पद। अब बच्चे को पता है श्रेणी का पहला पद ए है तो दूसरा पद, इसका मतलब फार्मूला आ गया, जीवन बराबर, अब भी नहीं समझ में? आर की वैल्यू आप पटक दीजिए, आर की वैल्यू कितनी है? ए आर की वैल्यू b/a की पावर 1/, अब आप बताइएगा दूसरा गुणोत्तर माध्य, दूसरा GM G2 लिखूं क्या? अब G2 श्रेणी का कौन सा पद है? G2 श्रेणी का तीसरा पद है और दूसरा गुणोत्तर माध्य है, तो यहाँ ये AR और ये AR स्क्वायर। तो देखो एक बात तो क्लियर हो गई, जरा दिमाग लगाना, ठीक? अभी मैं इसको और थोड़ा साफ सुथरा कर दूं, AR की वैल्यू b/a और ये घात में घात का गुणा होगा ना, तो 2/n+1। अच्छा तीसरा गुणोत्तर माध्य G3 क्या होगा? AR3। इसका मतलब एक बात तो क्लियर है, यहाँ G के नीचे क्या लिखा है? 1, तो R की घात 1 है, नहीं समझ में? G के नीचे तो R की घात, तो 10वां गुणोत्तर माध्य AR की घात 10, 100वां AR की घात 100, तो n वां AR की घात n। इसका मतलब AR3, A और R की वैल्यू बोलो b/a की पावर बोलो 3/n+1, डॉट डॉट कर दूं मैं, ये डॉट डॉट, अब मैं लिखूंगा n वां। समझ में नहीं आया क्या? आ गया? तो मैं लिखना शुरू करूं, सब लोग कॉपी करें। GN, अच्छा यहाँ थोड़ा सा GN का सूत्र बता दो पहले, n वां गुणोत्तर माध्य GN क्या होगा? AR की पावर n। अच्छा AR की वैल्यू b/a, ये 1/n+1 वैल्यू है, n का गुणा होगा तो यहाँ n हो जाएगा भाई, तो ये लिख लें। चलिए सब लोग कॉपी करें। क्या समझ में नहीं आया क्या भाई? बिल्कुल ना घबराएं, जो नए बच्चे हैं तो घबराएं नहीं, बिल्कुल घबरा गए तो मर गए फिर तो यार। अब देखो मैं हट गया हूँ, बड़ी आराम से कॉपी कर लीजिए आप लोग, पूरा बोर्ड दिख रहा है। हाँ भाई एक क्वेश्चन लिखते हैं, कैसे गुणोत्तर माध्य ज्ञात करेंगे इसके, फिर हेडिंग चेंज करेंगे।
देखो, आप पढ़ाई करिए, जो भी करियर में होगा मैं आपके साथ मदद करूंगा आपको बनाने के लिए। इसीलिए पहले ही शब्द बोला हूं कि आप आ गए हैं अच्छी जगह, बशर्ते आप छोड़े नहीं बीच में, कि आप बीच में मेरा साथ छोड़ के चले जाएं। मैं क्या कर लूँगा भाई, आप मुझे छोड़ के चले जाओगे तो मैं लिवाने थोड़ा जाऊँगा आपको। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, हाँ ये क्वेश्चन नंबर 1 डालिए। 512 और -16 के मध्य 4 GM निकालो। अरे GM को हम तो समझ गए, अरे साइड टर्म लिख दिया तो किसी को कोई तकलीफ? अरे कोई गरीब मारा तो नहीं गया कि GM का मतलब क्या होता है? गुणोत्तर माध्य 512 बेटा, 512, सॉरी गलत लिख गया तो सुधार दीजिएगा। 512 और -16 के बीच। अच्छा देखो, दिमाग लगाना, इसकी पूरी फोटो दिखा रहा हूँ मैं क्वेश्चन को, यदि आप समझ तो जाओगे 100%। 512 और 16 के बीच 4 गुणोत्तर माध्य फंसा देना है। कौन कौन से फंसाओगे? G1 G2 G3। तो ये कौन सी श्रेणी बन जाएगी? GP। और ये -16 स्पष्ट बता गया कि श्रेणी आगे बढ़ रही है कि घट रही है। 100% सार्वनुपात निगेटिव आएगा, तुरंत समझ जाएं सार्वनुपात निगेटिव आने वाला है। अब भी नहीं समझ जाए तो कितने गुणोत्तर माध्य ज्ञात करने हैं? क्या मानूं? कैपिटल G1, कैपिटल G2, कैपिटल G3, कैपिटल G4। तो मानना शुरू करो। माना, जल्दी से लिखे, माना 512 और -16 के बीच 4 GM क्रमशः G1, G2, G3, G4 हैं। G1, G2, G3, G4 हैं। 512 और -16 के बीच 4 गुणोत्तर माध्य क्रमशः G1, G2, G3। देखो अब क्या किया जाता है, आप बताओ, मैं नहीं बताऊंगा, क्या करें अब? 512 को पहले लिखें, फिर गुणोत्तर माध्य लिखें, और लास्ट में क्या लिखें? -16। कितने पद हो गए? 6। ये 6 पदों की कौन सी श्रेणी बनी? GP बनी। R in GP। कोई किसी को दर्द? नो दर्द। आधी हिंदी आधी इंग्लिश। हाँ भाई, नो दर्द। कुल पद बताओ, कुल पद कितने हैं? 6। कैसे पता चला? कुल पद होता है n+2। n क्या होता है? गुणोत्तर माध्यों की संख्या। गुणोत्तर माध्य कितने हैं? 4 और 2 अगल बगल वाले 6। छठवां पद, हाँ छठवां पद मतलब अंतिम पद -16। प्रथम पद का मतलब लेफ्ट में क्या लिखा, उसको A से दर्शाते हैं। 500 पापी आदमी। कौन पाप किया है? सार्वनुपात। इसी को ज्ञात करना, यही तो बवाल का जड़ है पूरा। माना। अब मैं R ज्ञात करूंगा भाई। इसी क्वेश्चन से सारा फंडा आपका क्लियर, उसे क्लियर हो रहा होगा, नहीं हो रहा? हाँ हो रहा। अच्छा देखें, जो श्रेणी का अंतिम पद होता है उसके लिए सूत्र लगा देंगे। तो नाउ GP का छठवां पद, GP का छठवें पद का सूत्र क्या होगा? T6। कोई सूत्र बताएगा T6 का? AR की पावर 6 - 1। क्लियर? हाँ। अब छठवां पद में भरा क्या है? -16 और A की जगह 512, R की घात 5। क्लियर? नहीं समझा? अब देखो इसका कैलकुलेशन देखिए, कुछ लोग तो बच्चे कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे। R की घात 5 बराबर -16 बटे 512। अब सुने यार, अब जरा खोपड़ी लगाना। अब ऐसे क्वेश्चन का कैलकुलेशन कैसे करना है वो सीखें। बहुत इंपॉर्टेंट है इनका कैलकुलेशन सीखना। और मैं एक ट्रिक बताऊंगा, उस ट्रिक से एक लाइन में कैलकुलेशन होगा। इधर लिखा क्या है जरा बताओ? इधर क्या लिखा है? R की घात 5। तो इसको भी जबरदस्ती 5 कर दें। इधर क्या है? R की घात 5। तो इसको भी 5 लिख दिया हूँ। अब आपका दिमाग बताएगा कि 16 को क्या बोलूँ, 16 को क्या लिखूँ कि 2 मतलब घात 5 में 16 बैलेंस हो जाए। तो इसको 2 लिखूँगा। 2 की घात 5, 2 की घात 5 कितना होता है? 32 हो गया। और 5 क्लियर था ये। तो 16 - 16
ये कैसे सेट ही नहीं हो रहा? 16 से 512 कट रहा है क्या? कितनी बार कट रहा है? 32 बार। बहुत अच्छा, तो काट दो ना यार, क्या है फालतू परेशान। तो मैं इसमें दिमाग लगाऊँ ना यार। अब देखो क्लियर हो गया। देखो यहाँ 1/2 लिखूंगा। अब खोपड़ी लगाना भाई, देखो दिमाग लगाना। ये तो समझ में आ गया। अरे 16 से बेटा 512 कट गया ना 32 बार। अब सुनना, ध्यान से सुनना। 1 की घात 5 बराबर 1। इधर 5 है तो इधर 5 जबरदस्ती चढ़ाऊंगा, नहीं चढ़ाऊंगा तो मेरा सवाल जीवन में नहीं हल होगा। फिर सुनना, अब 2 की घात 5 बराबर 32। अब माइनस कहाँ गए? इसके अंदर माइनस डाल दो। इसके अंदर माइनस डालने से क्या होगा? क्योंकि माइनस का विषम बार गुणा करूंगा तो उत्तर क्या आएगा? माइनस। बैलेंस हो गया। अब भी नहीं समझ में आया। दोनों की घातें आपस में क्या है? बराबर है। तो आर बराबर माइनस। नहीं आया समझ में? हाँ लिख लीजिए। हाँ ये आया कैलकुलेशन, लिखो। हो गया। अब बताइएगा पहला गुणोत्तर माध्य, पहला जीएम। पहला जीएम का सूत्र जीएन बराबर ए आर। ए का मतलब 512 गुणे माइनस के 1/2। कितनी बार कटा? 512 भागे 2, 256 माइनस का 256। हाँ इसी प्रकार G2 का सूत्र बताओ। ए आर स्क्वायर का मतलब 512 और आर का वर्ग करूंगा बेटा, आर का वर्ग करूंगा तो माइनस का वर्ग प्लस 1/4 256 में 4 का भाग लगाओ 128 100। G3 का सूत्र क्या होगा? ए आर क्यूब अर्थात 256। देख जरा इसका आर का क्यूब करो सब लोग, आर का क्यूब करो। माइनस का 1/8 क्यूब का मतलब माइनस भी तो आएगा, तो माइनस का 1/8। 8 का भाग लगाओ 256 में, सॉरी 512 में कितनी बार? 64 बार। माइनस का 64 आ गया। एक और निकालना भाई, G4 ए आर की पावर 4। ए की जगह 512। अब 4 का मतलब इसकी घात 4 करूंगा तो 2 4 8 16 प्लस का 32 आ जाएगा। आंसर आ जाएगा। नहीं आया क्या समझ में? चलो हाँ, अगली हेडिंग बनाएं। लिखेंगे अगली हेडिंग, सिद्ध कीजिए कि दो राशियों का समांतर माध्य गुणोत्तर माध्य से बड़ा होता है। अच्छा आपके दिमाग में क्या आया कि मैं भांग खा लिया? इसका मतलब गुणोत्तर श्रेणी में समांतर श्रेणी की एंट्री नहीं हो सकती? हो सकती है भाई, नहीं आया समझ में? अरे 2 के बाद तो 3 का भाड़ा आता है यार। मेरी बात नहीं समझ गए? अरे प्रूफ करना है भैया। सिद्ध कीजिए कि दो राशियों का समांतर माध्य गुणोत्तर माध्य से बड़ा होता है। अब इसको सिद्ध करेंगे। हाँ हेडिंग लगाइएगा, सिद्ध कीजिए कि दो राशियों का समांतर माध्य गुणोत्तर माध्य से बड़ा होता है। दो राशियों का समांतर माध्य गुणोत्तर माध्य से बड़ा होता है। अब सुनो, मान लीजिए माना दो राशियां स्मॉल ए तथा स्मॉल बी हैं। माना दो राशियां स्मॉल ए तथा स्मॉल बी हैं। दो राशियां स्मॉल ए तथा स्मॉल बी हैं। मान ली बेटा कि माना दो राशियां स्मॉल ए तथा स्मॉल बी। नाउ अब जरा दिमाग लगाना, ए तथा बी का समांतर माध्य। कोई बताएगा समांतर माध्य को कैपिटल ए से डिनोट करते हैं क्या? अर्थमेटिक मीन होता है ना कैपिटल ए। दो राशियों का समांतर माध्य क्या होता है? दोनों राशियों को जोड़ के दो का, तो क्या करूं बोलो, a प्लस b/2। फिर लिखेंगे a तथा b का गुणोत्तर माध्य। गुणोत्तर माध्य को किससे लिखूंगा?
जी से। दो राशियों का गुणोत्तर माध्य क्या होता है? आज पढ़े हैं रूट ए बी। नहीं आया समझ? आगे समझ बताइए। जब कॉपी हो जाए सिद्ध क्या करना है, इतना बता दो बस। क्या सिद्ध करना है? समांतर माध्य गुणोत्तर माध्य से बड़ा होता है। अब जरा दिमाग लगाएं, इसका कॉन्सेप्ट पकड़ें यार, कॉन्सेप्ट पकड़ें ताकि मज़ा आ जाए। सुनेंगे, मैं आपको समझा रहा हूँ, देखो गौर करें। यदि मैं 8 में से 2 घटाऊँ तो उत्तर कितना आएगा? प्लस का 6। कितना आएगा? पॉजिटिव आ रहा उत्तर। अरे धनात्मक आ रहा है। 8 में से 2 को घटाने से प्लस 6 उत्तर क्यों आया? क्योंकि 8 बड़ा है। नहीं समझा? इसका मतलब मुझे ए को बड़ा दिखाना है। किससे? तो यदि मैं ए को जी में घटाऊं, खोपड़ी लगा ना भाई, यदि ए को मैं जी में घटाऊं और उत्तर क्या ले आऊं? पॉजिटिव, तो मैं कह सकता हूं कि ए बड़ा है किससे? जी से। अब भी नहीं समझ में आया? इसका मतलब समीकरण 1 - 2 से, समीकरण 1 - 2 से, समीकरण 1 - 2 से, समीकरण 1 - 2 से क्या मैं लगूं अपने काम के ऊपर? अच्छा, 1 - 2 करूंगा तो a - g, बोलो a - g बराबर a + b/2 माइनस का बोलो रूट ए बी। इजाज़त है लघुत्तम ले लूँ, a + b माइनस का 2 रूट ए बी डिवाइड बाई 2। क्या समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा समझ? हाँ, लघुत्तम को क्या समझना है यार? कितने लोगों को कुछ होल ऑफ स्क्वायर दिख रहा है? किसी का वो नहीं दिखेगा। मैं जल्दी से दिखा दूं ताकि आपका समय ना खराब हो, ठीक है ना। ये 1/2 को मैंने पहले लिख लिया, कोई पाप नहीं किया। इसको मैं लिखूंगा रूट ए माइनस रूट बी का होल ऑफ स्क्वायर। नहीं है समझ? होल ऑफ स्क्वायर खोलना आता है कि ये भी इतनी भी गरीबी छाप दी? हाँ, तो ये 1/2 लिखा क्या? रूट ए का वर्ग ए, रूट बी का वर्ग माइनस का 2ab 2 रूट ए बी। बताओ ये वही लिखा है कि दूसरा लिखा है? वही लिखा है। अब समझिएगा, जरा खोपड़ी लगाना, देखो ध्यान से सुनना। ऊपर स्क्वायर किसका लगा? अरे क्या बोल रहा हूँ, ऊपर होल ऑफ स्क्वायर लगा है क्या? ऊपर घात 2 लगी है क्या? अब जरा दिमाग लगाना, 1/2, इसको जरा दिमाग लगाना। रूट ए माइनस रूट बी का होल ऑफ स्क्वायर। पीछे का चिन्ह क्या है? प्लस का, अर्थात ये पॉजिटिव है। बोलो ये क्या है? फिर गुणे का चिन्ह लगा है क्या? फिर गुणे का चिन्ह लगा है। ये दो राशियों का सब्ट्रैक्शन, ये दो राशियों का अंतर। तो दो राशियों का अंतर प्लस भी हो सकता है। और जिस दिन रूट ए छोटा हो गया रूट बी से, तो रूट ए को रूट बी में घटाने में नेगेटिव आएगा, लेकिन उसका क्या होगा? वर्ग होगा, तो रिजल्ट पॉजिटिव। नहीं देखा? फिर ध्यान से सुने, रूट ए को रूट बी में घटाने से, यदि रूट ए बड़ा होता रूट बी से तो मैं घटाता तो कुछ पाता, फिर उसका वर्ग भी तो करता। तो ये बिल्कुल नक्की करा दिया, एकदम से सॉलिड करा दिया कि इसका पूरे का जो रिजल्ट होगा वो सदैव क्या होगा? पॉजिटिव होगा। क्योंकि घटाने से यदि माइनस भी आएगा तो भी इसका स्क्वायर करना है। अब भी नहीं समझ में आया? इसका मतलब बच्चे को दिख गया कि a माइनस जी ये क्या है? नहीं पता, इतना पता है ये क्या है? पॉजिटिव। नहीं समझ में आया? छोटी कक्षाओं में पढ़े हैं क्या? दो राशियों के अंतर का वर्ग सदैव धनात्मक होता है। नीचे लिख लीजिए, दो राशियों के अंतर का वर्ग सदैव धनात्मक होता है। अब भी समझ नहीं आया? हाँ, नहीं है समझ में? आ गया ना भाई? और समझाऊं क्या एक बार? ये पॉजिटिव समझ में नहीं आया क्या? ये अपना उत्तर क्या दे रहा है इससे मतलब नहीं है मुझे कि वैल्यू कितनी दे रहा है। मुझे वैल्यू है इसकी प्लस या। अब देखो जरा दिमाग लगाना, ए में जी को घटाने से उत्तर कितना है? पॉजिटिव 100%। ए क्या है?
बड़ा है किससे? तभी तो घटाने में उत्तर पॉजिटिव आया। अतः क्या लिखूंगा? ए इज ग्रेटर जी, खत्म। एक कॉन्सेप्ट और बचा, उसको करा दूं और कल से एनसीईआरटी की किताब लेके आइए तो मैं उसको ख़त्म कर दूं 4-6 लेक्चर में। पूरी एनसीईआरटी पहले ख़त्म कर दूं, फिर मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चनों के ऊपर आता हूं। अब सुने, हाँ अगली हेडिंग मैं बता रहा हूँ क्या अगली हेडिंग। हेडिंग लगाएंगे आवर्त दशमलव। आवर्त दशमलव, एक क्यूरिंग डेसिमल पढ़ते हैं इसको। इसको पढ़ते इंग्लिश में रिक्यूरिंग डेसिमल। रिक्यूरिंग डेसिमल समझा गया? तो भैया रिक्यूरिंग डेसिमल है क्या, मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, बहुत काम की चीज़ है ये। गुणोत्तर श्रेणी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये शायद एनसीईआरटी में स्किप भी है, एनसीईआरटी में है नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़ाना तो है। पढ़ाना सब कुछ है, वो मेरे ऊपर छोड़िए क्या पढ़ाना है। अच्छा आप देखिए, कभी कभी जैसे हम किसी संख्या का भाग देते हैं, कभी कभी इस तरह नहीं मिलने लगता भाग ही, और ये ख़त्म नहीं होता। कभी देखिए इस तरह की फ़ोटो, तो इसको आज से हम 1.3 3 के ऊपर दशमलव का चिन्ह लगाएंगे। तो किसी भी संख्या के ऊपर, किसी भी संख्या के ऊपर दशमलव का चिन्ह लगा हो तो उसको आवर्त दशमलव कहते हैं। आवर्त दशमलव का अर्थ है कि वह संख्या बार बार रिपीट हो रही। बताइए सत्य बात है कि असत्य बात है? सत्य बात है। ऐसा होता है कि नहीं होता? अब जरा दिमाग लगाएं, जरा आप खोपड़ी लगाइएगा। देखो जैसे मैं 2.5 लिख दिया, इसका ऊपर ऐसे लिख दिया, तो ये जिस दिन अपना राज खोलेगा ना, अब इसको दरोगा डंडा मार रहा है, चल राज खोल, तो कह रहा है 2.5, एक डंडा और लगा 5 5 5 5 5, कितनी बार? अनंत बार। अब भी नहीं समझ में आ। जैसे मैं कहूँगा कि 2.35 लिखा और दोनों के ऊपर आवर्त दशमलव लगा है, तो ये कैसे राज खोलेगा? 2.35, फिर 3.5, फिर 3.5, 3.5, 3.5, हाँ 3.5 करेगा भाई। अब भी नहीं समझ में आ। क्या कभी क्वांटिटियों का कैलकुलेटर में या मोबाइल में भाग देने पर इस तरह के दर्शन मिलते हैं? तो इतना बड़ा फोकट में ना लिख के शॉर्टकट में लिखा जाता है। अब भी नहीं समझ में आया। इसका मतलब यदि किसी संख्या के ऊपर दशमलव का चिन्ह लगा है तो उस दशमलव के चिन्ह को क्या बोलते हैं? आवर्त दशमलव बोलते हैं। आवर्त दशमलव का अर्थ है कि उस राशि में उस संख्या की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। अब भी नहीं समझ आया? लिखिए लिखिए, यदि किसी संख्या के ऊपर, यदि किसी संख्या के ऊपर दशमलव का चिन्ह लगा हो, यदि किसी संख्या के ऊपर दशमलव का चिन्ह लगा हो, यदि किसी संख्या के ऊपर दशमलव का चिन्ह लगा हो, तो उस दशमलव के चिन्ह को हम, उस दशमलव के चिन्ह को हम, चिन्ह को हम आवर्त दशमलव कहते हैं। उस दशमलव के चिन्ह को हम, उस दशमलव के चिन्ह को हम आवर्त दशमलव कहते हैं। उस दशमलव के चिन्ह को हम आवर्त दशमलव कहते हैं। क्या फंडा क्लियर है? अब आवर्त दशमलव करता क्या है गणित की दुनिया में, जरा सुनिएगा। आवर्त दशमलव अर्थात जिस संख्या के ऊपर आवर्त दशमलव का चिन्ह लगा हो वह संख्या बार बार रिपीट या पुनरावृत्ति होती है। एक लाइन छोड़ के लिख लीजिए, जिस संख्या के ऊपर आवर्त दशमलव का चिन्ह लगा हो, जिस संख्या के ऊपर आवर्त दशमलव का चिन्ह लगा हो वह संख्या बार बार पुनरावृत्ति होती है। उस संख्या की, जिस संख्या के ऊपर या जिस संख्या पर आवर्त दशमलव का चिन्ह लगा हो वह, उस संख्या की बार बार पुनरावृत्ति होती है। उस संख्या की बार बार पुनरावृत्ति होती है। उस संख्या की बार बार पुनरावृत्ति होती है।
उस संख्या की बार बार पुनरावृत्ति होती है। समझ में नहीं आया क्या? जैसे एग्जाम्पल लिखें, 2 एग्जाम्पल चिपका लो। देखो अब देखिए, समझ में नहीं आया क्या? आ गया समझ? अच्छा, जैसे मैं अगला एग्जाम्पल दूँ, एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 3। सुनिएगा भाई, एग्जाम्पल नंबर 3। जैसे मैं एग्जाम्पल नंबर 3 आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, और इसको कैसे प्रस्तुत करूँगा मैं? 19/30 लिख रहा हूँ, 19/30। जरा कोई मोबाइल लिए बंदा, 19 में 30 का भाग लगाओ। मैं भाग लगाता हूँ, कितना? 0.6, और 3 की रिपीटिंग हो रहा है भाई, रिपीटिंग कर रहा है, अर्थात 19/30 का मतलब होगा 0.6 और 3 के ऊपर प्रसाद चढ़ा दूँ। अरे नहीं समझ में आया? अरे बोल क्यों नहीं रहे? हाँ, ऐसा करने का कोई टेंशन? क्या ऐसी फ़ोटो कभी कभी दिख जाती है? हाँ, तो जो ज़्यादा बवाल कर रहा हो ना, ये चुपचाप बैठ जाए एक जगह, ऊपर दशमलव ले ले, बकवास न कर। आगे समझे, फिर लिखेंगे। एक क्वेश्चन देखते हैं भाई। अब देखो, वो कह रहा है, एक क्वेश्चन बोल रहा हूँ, लिखेंगे 0.63 का मान ज्ञात करें, मान ज्ञात करें। अब देखो, उल्टा क्वेश्चन सोचें, उल्टा क्वेश्चन सोचें। मान ज्ञात करें, मान ज्ञात करने का तो किसों में बदलें? भिन्न में बदलें। मतलब इसको फ्रैक्शन में इसको बदलना भाई, फ्रैक्शन में बदलना। अजय नीरज भी नहीं आया पढ़ने, कहाँ चले गए? हाँ चलिए देखते हैं, इधर देखते हैं। देखो यार, सबको पता है कि इसका उत्तर किसके बराबर बैठेगा। हाँ, तो पागल कुत्ता थोड़ो काटे कि 19/30 आप इतना जल्दी सोच ले जाओ। तो इसको कैसे हल करेंगे? इसमें गुणोत्तर श्रेणी का क्या रोल है, जरा देखना। सबसे पहले मैं कहूँगा भैया, मुझे फील आनी चाहिए कि बना क्या है। इसका मतलब मुझे इसकी मीनिंग आनी चाहिए, इसका अर्थ आना चाहिए। तो ये क्या है? 0.633333। कितनी बार? अनंत बार रिपीट करेगा। चलो लिखना शुरू करो, लिखना शुरू करो भैया, 5 मिनट में सवाल खत्म करना। हाँ, 3 की बार बार पुनरावृत्ति होगी। अब जरा दिमाग लगाना, ये 0.63 एक ये रिक्योरिंग डेसिमल है। 0.6 लिख दूँ, किसी को कोई तकलीफ? फिर 0.03 लिखूँ, जरा जोड़ के देखना। देखो मैं जोड़ के दिखाऊंगा अभी। 0.6, 0.03, फिर 0.003, फिर 0.0003, फिर 0.00003। इतना ही जोड़ के देख लो। नहीं समझ में आया? जोड़ के देखो, ये दशमलव के नीचे दशमलव बैठेगा क्या? यहाँ 3, अरे ये 3, इसका 3, इसका 3, इसका 3, 6। क्लियर? नहीं आया समझ में? अर्थात इनको प्लस में भरें दूसरी साइड। तो अगला देखिए, 3 के आगे 3 बैठाने के लिए दशमलव के बाद कितने जीरो लगाऊं? 2। अब फिर 3 लिखूं। अब कितने जीरो? अब 3 जीरो, फिर 3 लिखूं। ये कहाँ तक जाएगा? अनंत तक जाएगा। नहीं समझ में आया? आ गया समझ? नहीं आया समझ? बोल क्यों नहीं रहे हो? आ गया। चुपचाप सोचो, ये 6/10 लिखा है, नहीं पता? अच्छा 5 का लड़का बता देगा। 6/10 ये क्या लिखा है? 3/100। ये क्या लिखा है? 3/100। और ये 3/1000। ये 3/, ये लिखा है 3/10,000 प्लस डॉट डॉट अनंत। अब सुनना, 6/10 को लिखा रहने देना, खोपड़ी लगाना। 3/10 का वर्ग लिख दूं तो आप पलट तो नहीं जाओगे। इसको 10 का क्यूब लिख दूं तो कोई दर्द। इसको 10 की घात 4 लिख दूं तो कोई दर्द। अब सुनना, नहीं समझ में? बोलो। देखो ये 6/10 है क्या, प्लस इतने में से यहाँ से कुछ कॉमन है क्या? आगे क्या कॉमन है? 3/10 का स्क्वायर कॉमन है। बताओ ब्रैकेट में क्या बचा? यहाँ 1 और 1 बचा ना, और यहाँ 1 बटा कितना?
10 आगे 1/10 की घात 2 अब प्लस आगे अगला वाला पद क्या होगा 1/10 की घात 3 अब प्लस डॉट डॉट अनंत पंद्रह। अब गौर करना ये 6/10 गुणे 3 बटा प्लस 3/100। अब सुनना, हाँ ऐसे सवाल हल होंगे भाई, नहीं आ रहा सुन। यहाँ से देखो जीपी बन गई, ठीक है भाई, यहाँ से जीपी बन गई, गुणोत्तर श्रेणी बन गई। इसका इसमें भाग लगाओ, दूसरा पद भागे पहला पद, 1/10 में 1 का भाग लगाओगे तो क्या आएगा 1/10, और 1/10 की स्क्वायर में 1/10 का भाग लगाओगे फिर 1/10, इसका इसमें भाग लगाओगे फिर 1/10। तो इसका प्रथम पद a बराबर 1 r बराबर 1/10। तो जीपी के कितने पद जोड़ना है अनंत पद। अनंत पद कब जोड़े जा सकते हैं जब सार्वनुपात r का मान 1 से, तो यहाँ सार्वनुपात कितना है 1/10, तो जोड़ सकता हूँ। जीपी के अनंत पदों का योगफल का सूत्र क्या होता है a/1 - r। साइड में क्या लिख दूँ जीपी के n पदों, अरे भांग खा लिए क्या अनंत पद है, अनंत पदों का योगफल, n पद उसको दिख रहे हैं। हाँ भाई समझ जाओ तो इतने में डील कर दूं। यहाँ पे किसके लिए लड़ाई चल रही है 0.63 आवर्त दशमलव का मान ज्ञात करना। इधर देखिए 6/10 सुनना 6/10 प्लस 3/100। फार्मूला क्या होता है a/1 - r। a का मतलब प्रथम पद, 1 - r का मतलब 1/10। इसको जरा हल करो 6/10 प्लस का 3/100। देखो इसको हल करें, इधर जरा ध्यान से देखें 10 ऊपर चला गया क्या, अरे कैलकुलेशन में भी इतनी करीबी 10 ऊपर चला जाएगा, नीचे 10 में 1 गए 9, तो 10/9। अब सुनना दिमाग लगाना, दिमाग का यूज करेंगे, ठीक। ये 6/10 प्लस ये बेटा कट रहा, ध्यान से सुनना ध्यान से, ठीक। 10 दाम 100, 3 त्रिकाई 9, तो ये कितना है 1/30। 30 लघुत्तम लीजिए, 30 लघुत्तम लूँगा तो सुनना 30 लघुत्तम लेंगे, 10 गुणे 30 6 त्रिक 18 धन 1। उत्तर कितना आया 19/30। ये देखिए इसका उत्तर ये आ गया। अब भी नहीं समझ में, हाँ तो उल्टा पूछेगा कि भिन्न में बदलो, इस तरह का कुछ बकवास दे देगा। अगर नहीं का भिन्न में बदलो, क्या जीपी यूज आई कि नहीं आई, इसीलिए ऐसे सवाल बनाए गए हैं। अब जो नए बच्चे हैं कृपया प्ले स्टोर में जाके एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, यूट्यूब चैनल को देख लें, और पूरे वीडियो मैं आपको दे दूंगा, आप टेंशन ना करें। जिनके पास फार्म ना हो तो आज फार्म की कमी है, कल मुझसे एडमिशन फार्म ले लीजिए, परसों एडमिशन करा लीजिए भाई सब लोग।